नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ कुछ ऐसे ख़ास मेहमान हैं, बल्कि दो मेहमान ऐसे हैं जिनका स्वर जब आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसी दुनिया में हैं जिसको आप कह सकते हैं कि वो रूहानी दुनिया है, वो ईश्वर की दुनिया है। और संगीत की दुनिया के लिए बेहिचक ये कहा जा सकता है कि ये रूहानी दुनिया है, ये ईश्वर की अनुभूति का साक्षात तौर पर अनुभव कराने वाली दुनिया है। और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भारत के ही नहीं, दुनिया के नामचीन शास्त्रीय संगीत के गायकों में उनका शुमार है, उनकी जोड़ी है। और बनारस परंपरा से वो आते हैं, जो देश में गायकी का मैं शायद बेहिचक कह सकता हूँ कि सर्वाधिक प्रतिष्ठित घराना है। पद्म भूषण से वो विभूषित हैं। इससे आप बहुत सहज तौर पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कद, उनकी योग्यता का स्तर क्या है। और जब उनका गायन होता है तो मंत्रमुग्ध होकर, आँख को मूंद कर बस यही मन करता है कि ये अद्भुत, पवित्र और दिव्य आनंद की तरफ ले जाने वाली स्वर लहरियाँ यूं ही गूंजती रहें और हम उनको सुनते हैं। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। हमारे साथ हैं पंडित राजन साजन मिश्र जी। मैं बहुत प्रणाम करते हुए आपका नमस्कार शरद जी। जी जी स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहला मेरे मन में जो प्रश्न आता है वो जोड़ी को लेकर आता है। हालांकि भारतीय परंपरा में जोड़ियों की परंपरा, और मैं अगर पारंपरिक और लोकप्रिय संगीत की, बॉलीवुड की बात करूं तो वहाँ भी जोड़ियों की परंपरा है। लेकिन जोड़ी वहाँ बनती है जहाँ अहंकार का पूरी तरह विसर्जन हो जाता है। तो आप दोनों के बीच में ये जो सातत्य है, साहचर्य है, और ये जो निरंतर पानी की तरह, झरने की तरह बहती हुई एक परंपरा चली आ रही है, इसके लिए मैं ये नहीं सवाल करूंगा किसको अधिक योगदान मिले, लेकिन आप दोनों ही इसके लिए समान रूप से हैं। इस पर छोटी टिप्पणी चाहूँगा आपकी। पंडित जी आपसे शुरू। आपने पहले ही इसका समाधान बता दिया जी कि अहंकार विहीन। जी तो अहंकार विहीन होने से ही आदमी प्रेम में पड़ता है, जी और जब प्रेम में पड़ता है तो सहज, स्फूर्त, स्वाभाविक रूप से स्वर निकलते हैं। जी और वही हमारे गाने का एक रहस्य है। वाह वाह वाह। आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? नहीं, बात तो यही है कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ पे सौंदर्य, शांति, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है अपने आप ही। जी और एक तो क्या है कि हमें पिताजी, हमारे चाचा जी, जो हमारे गुरु भी थे, पंडित हनुमान मिश्रा जी, पंडित गोपाल मिश्रा जी, तो उनके संस्कार में हम लोगों का पालन पोषण हुआ। तो उन्होंने ये संदेश पहले दिया कि प्रेम सर्वाधिक होना चाहिए और कोई कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। और जी। वैसे भी कंपटीशन हो नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं, जी गुरु तुल्य भाई हैं, इनसे मेरी शिक्षा चलती रहती है। तो वहाँ कंपटीशन भाव नहीं होने से वो सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है। तो सहजता, सरलता आने से वहाँ शांति व्याप्त हो जाता है। तो वो आप सुधी श्रोताओं को शायद ये एहसास होता है कि इनके गाने में शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जो आप लोगों का समर्पण है वो वय के अंतर में भी मुझे लगता है शायद वो भी समाप्त हो जाता है। कितना अंतर है, फिर भी ये जिज्ञासा देखने वालों के मन में भी होगी कि बड़े पंडित जी और आपके 5 बीच में। साल का अंतर है। जी और बड़े भाई तो बड़े भाई हैं, लेकिन मित्रवत भाई हैं। हमेशा इन्होंने मुझे गाइड किया, और जहाँ भी हम लोग जाते हैं साथ जाते हैं। फिल्म भी देखे तो साथ में देखे, कोई भी डिस्कशन होता है साथ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मित्रवत व्यवहार हो गया, और रिस्पेक्ट भी अपनी जगह है, आदर भी है। और आपको ये एहसास हो सकता है स्टेज पे भी कि वो आदर अपनी जगह बरकरार रहता है। जी जी जी। एक प्रश्न मैं बहुत आदर से पूछ रहा हूँ कि जब जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ आप दोनों का, तो कहा जाता है कि स्त्री के लिए थोड़ा कठिन होता है इस किस्म के सातत्य को देखना,
इस किस्म के साहचर्य को देखना, तो क्या ये परंपरा वहाँ भी गई जो आपकी जीवन संगिनी है? क्योंकि हमने सुना है कि बहुत गहरा तालमेल उनके मध्य में भी है और शायद ये अंतर करना कठिन है कि जैसे आप बड़े भाई और छोटे भाई हैं, वहाँ भी ये अंतर करना कठिन है कौन बड़ी बहन है कौन छोटी बहन है। जी पंडित जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली हर समस्या का समाधान व्यक्ति में स्वयं में होता है। जी जी अगर आप स्वयं को खोजें जी और गहरे में जाएं जी, तो समस्या में आप ही होते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। तो जब ये पता लग जाता है कि समस्या में आप ही हैं, तो वो समस्या का निदान हो जाता है। तो जैसे हम लोगों में समस्या नहीं होती है, वैसे ही ये संस्कार हमारी पत्नियों को भी हमने देने का प्रयास किया जी जी कि किसी भी समस्या में पहले अपने को देखना, और जब अपने को पाओगी तो वो समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही आध्यात्मिक उपचार का ये एक चिंतन है। बिल्कुल। तो इसी व्यवस्था में हम लोग की पूरी पारिवारिक यात्रा चल रही है, और हमारे बच्चे भी रितेश, रजनीश, स्वरांश, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ऐसे समय में भी हम लोग एक ही चूल्हे में हैं, एक ही किचन है, एक साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सोते हैं, घूमने जाते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, सब कुछ होता है। तो सब बहुत ही प्यारपूर्ण वातावरण में चल रहा है। जी जी जी, निश्चित तौर पर इस पे आपके जो संस्कार हैं, आपके परिवार के, जो कि एक बहुत ही देश का नामचीन प्रतिष्ठित घराना है। शास्त्रीय संगीत की मैं बात करूं तो एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न मन में आता है, हालांकि मैंने अभी कहीं पढ़ा कि लखनऊ के कोई बहुत सौभाग्यशाली निर्देशक हैं जिनकी फिल्म में आप लोग संगीत दे रहे हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। अब उसमें कितनी सत्यता है ये आप ही प्रमाणित करेंगे। अब तक आप बचते आए इससे, क्या इसके पीछे कोई वजह थी, या फिर ये जो मैंने अभी पढ़ा किसी पोर्टल पर कि आप किसी फिल्म में लखनऊ के कोई निर्देशक हैं जिनकी फिल्म के लिए आपने अनुमति दी है कि आप संगीत दें? वो हो चुका है। जी एक्चुअली माटी नाम से एक फिल्म बन रही थी जी और उसके सारे गाने भी रिकॉर्ड हो गए। जी उसमें सोनू जी ने भी गाया है, सरिया जी ने भी गाया है, जी 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 और बड़ी अच्छी संगीत उसका बना और कहानी भी बहुत अच्छी थी। जी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से क्या हुआ कि जो निर्माता थे और निर्देशक थे, जी उनके आपसी तालमेल में गड़बड़ हो गया वो। जी तो वो फिल्म मतलब पिछले 5 साल 6 साल पहले गाना वाना रिकॉर्ड हो के अभी वो डिब्बे में बंद है। ओहो, तो अब इसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं है। हमने तो अपनी तरीके से पूरा मेहनत करके उसमें संगीत बनाया और बहुत अच्छे गाने बने, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ, बहुत अच्छा मन से सभी ने गाया। लेकिन अभी वो फिल्म, उसका क्या भविष्य है ये हमें नहीं मालूम। आगे अगर कुछ प्रस्ताव कोई बढ़िया आता है मुंबई फिल्म उद्योग से या भारतीय सिनेमा जगत में किसी की तरफ से, तो क्या आप दोनों तैयार रहेंगे उसके लिए? जरूर तैयार रहेंगे। अच्छी स्टोरी हो, अच्छा स्क्रिप्ट हो। एक फिल्म बहुत पहले बनी थी 81-82 में, सुर संगम नाम से, सुर संगम। जी जी और उसमें के विश्वनाथ जी डायरेक्टर थे जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी संगीत निर्देशक थे, जी जी और डॉक्टर बसंत देव जी ने, वसंत देव जी, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था और गाने भी लिखे थे। तो उसमें हमने 10 गाने गाए हैं। जी जी उसमें लता जी के साथ भी है, कविता जी के साथ भी है, अनुराधा जी के साथ भी है। जी तो वो गाना बहुत ही वर्ल्ड ओवर पॉपुलर हुआ। लेकिन उसके बाद से कोई निर्माता उस तरह की फिल्म जो संगीत पे आधारित हो, संगीतकार के चरित्र पे आधारित हो, वैसा फिल्म बनाने का जोखिम नहीं लेते हैं। जी जी जी, ठीक बात। क्योंकि वो कमर्शियल एक वर्ड है, जी जी बिजनेस है। तो बिजनेस में चाहते हैं लोग कि हम अगर 100 रुपया लगाते हैं तो 5,000 हम कमाएं। लेकिन सिनेमा एक ऐसा माध्यम है कि जिससे जनता को, देश को एक अच्छा संदेश भी
दिया जा सकता है, सिर्फ मनोरंजन नहीं हो सकता है। तो ये माध्यम से जिन लोगों ने पहले जो फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो हमें बहुत अच्छा संदेश देती हैं, और बहुत सी फिल्में जो संगीत पे ही आधारित हुई, जैसे झनक झनक पायल बाजे, बैजू बावरा, तानसेन, ये सब फिल्मों के गाने अभी भी अमर हैं। और वो फिल्म बहुत अच्छी चली भी और बहुत अच्छा संदेश भी दिया समाज में। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा सा बदलाव ऐसा आ गया है कि हर चीज़ का इतना कॉमर्शियल वैल्यू हो गया है। मतलब आप 100 रुपया कमा के लगा के 500 तक कमा लें, वो अच्छा है। अब आप 100 रुपया लगा के 2 लाख कमाने की व्यवस्था करेंगे, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। ये हर जगह हो रहा है, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई बिजनेस हो। बिजनेस का मतलब ये है कि आप समाज सेवा के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो आप अगर कुछ कर रहे हैं, किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, तो उसका एक रेशियो होना चाहिए। वो अनुपात पूरा वो छन्न-भिन्न हो अनुपात जो है बिगड़ गया है। एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, वो प्रश्न ये है कि फ्यूजन एक शब्द जो अंग्रेजी का है, एक फ्यूजन का मतलब कि दो अलग अलग तरह की चीज़ों को मिलाया। हरिहरन हैं जो फिल्मों के लोकप्रिय गायक हैं, उन्होंने फ्यूजन की तरफ बढ़े। उस्ताद साहब हैं जो कुछ गाने उनके जो आए, पिया बसंती रे। क्या इस तरह की फ्यूजन के लिए आप तैयार रहे हैं? आपके मन में कभी या दुविधा रही है कि क्योंकि अब नई पीढ़ी भी परिवार में है और आप ही के रक्त और आप ही की परंपरा से आने वाली पीढ़ी है, क्या वो हम उम्मीद करें कि ये जो नई पीढ़ी है पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र की, ये शायद फ्यूजन का वो प्रयोग करे और उसमें आप दोनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो? फ्यूजन तो देखिए बहुत पुरानी परंपरा है। बिल्कुल। अब जैसा कि आप ही अपने आप में देखिए, ड्रेस जो पहने एक तरह का फ्यूजन है। फ्यूजन, जी। तो ये फ्यूजन कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ही अरसे से चला आ रहा है। एक दूसरे को देखना, उससे सीखना, उससे मेल मिलाप करना। अब भारतीय शास्त्रीय संगीत में जितना स्कोप है, उसके अनुपात में अगर आप कोई चीज़ ब्लेंड करते हैं तब तो वो जायज़ है। अब आपके गाने के साथ में तबला सूट करता है। भारत के ही इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं परकशंस में कि अगर आप उन्हीं को अच्छे ढंग से यूज़ करके और एक फ्यूजन, साउथ नॉर्थ का फ्यूजन कर सकते हैं। अब ये वेस्ट के साथ में उतना जाता नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल तो चला जाता है फिर भी, लेकिन ख़ास करके वोकल म्यूज़िक में जो है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं कम जा पाते हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति जो है ख़ास करके क्लासिकल सिंगर की जो होती है वो थोड़ी डीपली होती है और सांसों का जो प्रयोग होता है वो थोड़े लंबे सांसों का प्रयोग होता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उसको ऐसा फॉलो कर सकें। तो हमारे ख्याल से मतलब अगर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में नॉर्थ साउथ का कंबाइंड करके कुछ करें अच्छे तरीके से, उसको सोच के, ना कि उसको कमर्शियली करें कि नहीं इसको सक्सेस करने के लिए इसमें ड्रम भी डाल दिए। अभी तो बहुत कुछ प्रयोग होने लगा है फ्यूजन में, डांस भी हो रहा है, तबला भी बज रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो अब वो एक प्रयोग है कि ताल कीर्तन करके एक प्रयोग है कि उसमें डांस भी हो रहा है, तबला भी चल रहा है, पखावज भी चल रहा है, मंजीरा भी चल रहा है। अच्छा प्रयोग है, स्वस्थ प्रयोग है। लेकिन वो एक समय के बाद में वो देखते देखते भी आदमी थक जाता है। अब प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप उसको सुने तो उसमें नयापन रहे। तो इस तरीके का अगर फ्यूज़न किया जाए, हम लोगों ने भी एक कोऑर्डिनेशन किया, उसको फ्यूज़न हम लोग नाम नहीं देंगे, समन्वय नाम देंगे। समन्वय नाम देंगे। और वो भी लंदन के बहुत बड़े पियानिस्ट हैं, और पियानो फिल्म थी एक इंग्लिश फिल्म, आपने नाम सुना होगा, उसमें उनको म्यूज़िक के लिए ऑस्कर मिला था, माइकल नाइमन। जी। उनके साथ एक हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन म्यूज़िक किया था जिसका नाम था संगम, और ये अपना वार्नर ब्रदर्स ने उसको रिलीज़ किया था हॉलीवुड से, और अच्छा अपना यूरोप में उसका अच्छा सेल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उस तरीके का एक स्वस्थ फ्यूजन अगर होता है
तो हम लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, बशर्ते वो हमारा भी कंडीशन रहे, ना कि हम उनके कंडीशन पे सिर्फ आवाज़ लगाते रहें। तो मुझे लगता है जो बड़े पंडित जी ने कहा कि 2 रुपए से 500 रुपए वाला तो ठीक है, लेकिन इसीलिए वो फ्यूजन जो है वो शायद दो रुपए से 2 लाख कमाने की मनोवृत्ति की तरफ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत सारी चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट करके आगे बढ़ता है। और वो आपको सूट नहीं करता है, आपके मानस को, आपके कृतित्व, व्यक्तित्व और आपके हुनर को। जी, एक प्रश्न और जो मेरे मन में आता है जब मैं आपके चेहरे देखता हूँ, आप ही के नहीं, मैं दिव्य शास्त्रीय परंपरा से आने वाले, गायकी की परंपरा से आने वाले शास्त्रीय संगीत के गायकों को देखता हूँ तो मुझे लगता है गहरे आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। वो एक ठहराव है, बेचैनी व्यक्तित्व से गायब है। जब सुर लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वही कनेक्ट नहीं है परमात्मा से, जो सुधी श्रोता बैठे हैं उनका भी एक कनेक्शन है। तो ये बनारस की देन है या भारत की दिव्य शास्त्रीय संगीत की परंपरा की देन है, या संगीत ही अद्भुत है जो ईश्वर से सीधे जोड़ देता है? संगीत तो ईश्वर की वाणी है और प्रत्येक प्राणी में संगीत है। आपकी हृदय गति जो है वो लय में चलती है, नाड़ी आपकी लय में चलती है, और आपकी जो वाणी है वो स्वर में है, वही स्वर है। आप किसी भी शब्द को अगर आक्रोश से कहें या उसमें ज़्यादा वॉल्यूम दे के कहें तो उसका मतलब बदल जाता है, सुर बिगड़ जाता है। अब जैसे एक ही वर्ड है माँ, अगर आप माँ शब्द को प्यार से कहें माँ, तो उसका मतलब माँ है, उसमें श्रद्धा है, ममता है, सब कुछ है। और उसी को अगर आप आक्रोश में या जोर से वॉल्यूम में कहें माँ, तो उसका मतलब बदल जाता है। तो हर व्यक्ति में सुर और लय है। आप कितने सुर में और लय में आपकी हार्मनी है, और वो हार्मनी प्रकृति में है। प्रकृति जो है वो पूरी हार्मनी के साथ चलती है। चिड़िया बोलती है, झरना गिरता है, पानी, सब में रिदम है, सब में रिदम है। सूरज निकलता है, फूल खिलते हैं। फूल खिलते हैं अकारण, उसका कोई कारण नहीं है। और फूल का कोई कंडीशन नहीं है कि हम सिर्फ आपको ही महक देंगे, एक खास व्यक्ति है तो उनको ही हम महक देंगे, वो सार्वभौमिक हैं। तो वैसा ही संगीत सार्वभौमिक है, इसीलिए संगीत को यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा गया है। तो हर संगीतकार का ये धर्म है कि संगीत को करने के लिए पहले उसके गहन मतलब को समझे कि अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो ये कैसे है, क्यों है, और इसमें क्या आध्यात्मिकता छिपा हुआ है, इसमें हम क्या क्या खोज सकते हैं और हम कहाँ डीप जा सकते हैं। अब हम लोगों को खोजते हुए इतने साल हो गए, अब एहसास ये होता है कि अभी एक राग का भी पूरा पूरा चित्रण मनन नहीं हो पाया। यमन राग जो है या भोपाली राग है या मालकोस है, इसको पूरे तरीके से हम लोग नहीं देख पाए अभी इस उम्र में आके, ऐसा अब एहसास होने लगा। तो संगीत तो इटर्नल है, शाश्वत है, पूरे प्रकृति में व्याप्त है, पूरा प्रकृति नृत्य कर रहा है, बादल उठ रहे हैं और हर चीज़ रिसाइकिल हो रहा है। देखिए आप, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, जाके समुद्र में मिलती हैं, और फिर बादल उनको उठाता है, फिर पहाड़ों पे बरसाता है, और फिर वो समुद्र में मिलती हैं। तो ये पूरी व्यवस्था जो है, प्राकृतिक इंतजाम ऐसा है कि वो हारमोनियस है, और उस हारमोनी में हम लोग गड़बड़ी पैदा करते हैं, इसलिए प्रकृति नाराज होती है। आपने एक शब्द बड़ा अच्छा यूज़ किया, रिसाइकलिंग। इससे एक सवाल मेरे मन में आया कि रिसाइकलिंग शास्त्रीय संगीत की या किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी है। इस रिसाइकलिंग से शास्त्रीय संगीत के आप कितने संतुष्ट हैं और क्या मान रहे हैं? हालांकि आपकी परंपरा में ये आगे बढ़ रही है नई पीढ़ी के ज़रिए, लेकिन देश में जिस तरह से ये आगे बढ़ रही है, अलग अलग घरानों में, चाहे हम
पटियाला की बात कर लें, जयपुर की बात कर लें, ग्वालियर की बात कर लें, बनारस घराने की बात कर लें, किराना घराने की बात कर लें, आपको क्या लग रहा है इसकी रीसाइक्लिंग ठीक हो रही? हमारे ख्याल से रिसाइकलिंग ठीक है। जैसे कि आज हजारों वर्षों से मालकोस, भैरव अपनी जगह कायम है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत प्रयोग तो चल ही रहे हैं। उस ज़माने के जो लोग थे, उनकी जो अभिव्यक्ति थी, जो उनके विचार थे, जैसी तरीके की कविताएं वो करते थे, पोएट्री करते थे, उनके भाव उसमें अलग हुआ करते थे। उस पोएट्री को जीने का प्रयत्न करते थे। अभी बहुत बिरले लोग हैं और अपनी रचना करने के लिए बहुत उसमें रहते हैं कि कुछ भी जोड़ तोड़ के रचना बन जाती है। रचना तो तभी बनेगी जब आप उसको ख्यालात में रखते हैं, किसी चीज़ को, किसी राग को सोच रहे हैं और उसमें अगर वो शब्द आते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो रचना उसके लायक बन जाती है, उस राग के अनुरूप बन जाती है। तो प्रयोग तो चलते ही रहेंगे और अपने अपने हिसाब से लोगों ने थोड़े बहुत परिवर्तन भी किए हुए हैं। पहले के ज़माने में माइक्रोफोन नहीं था, लोग बिना माइक्रोफोन के गाते थे, तो उनके आवाज़ लगाने का तरीका अलग था, उनके एक्सप्रेशंस अलग हुआ करते थे। आज माइक का ज़माना आ गया है, तो माइक के अनुरूप भी वो अपने गले को उस हिसाब से बना के गा रहे हैं। तो ये सब जो चेंजेज हैं वो समयानुसार वो होते रहते हैं और होते रहेंगे। और हमारे यहाँ चूँकि हम लोग बनारस को बिलोंग करते हैं और अगर आप बनारस विजिट किए हैं तो वहाँ का एक स्वभाव जो है वो एक अलग सा ही स्वभाव कुछ काशी विश्वनाथ की कृपा से मिला हुआ है, संयम का और सकूनियत का। ये है कि आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में न रहें, जितना हो सके शांति में रहें। तो कोशिश हम लोगों का ये रहता है कि जो हमारे पिताजी, चाचा जी, हमारे गुरु लोगों ने समझाया है, उस परंपरा का निर्वाह उसमें रहते हुए करें और जो तालीम मिला है उसमें अपना भी कुछ सोच डालें। हम भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें एक सोच अपना भी धीरे धीरे बनता जाता है। तो उसी तरीके से अब हमारे यहाँ के जो युवा पीढ़ी, जैसे रितेश, रजनीश हैं, स्वरांश हैं, हमारे बेटे और अपने शिष्य लोग हैं, उनके भी विचार अपने अपने जुड़ते जाएंगे और वो कुछ न कुछ नए फूल की तरह खिलते जाएंगे, उस घराने को और सुदृढ़ करते रहेंगे और उसका एक खुशबू और उसमें बढ़ती रहेगी। रूहानियत की जो एक बात हमने सुनी है बनारस से जुड़ी हुई, और उस प्रश्न को मैं और व्यापक संदर्भ में, जैसे हम बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में सुनते थे कि ऐसा प्रसंग मैंने सुना है कि स्वयं हनुमान जी ने उनकी शहनाई सुनी है। जैसा मैंने आध्यात्मिक आप दोनों को मैं देखता हूं तो मुझे आप संत गायक ज़्यादा प्रतीत होते हैं, और जितने भी बनारस के दिव्य घरानों से आने वाले गायक हैं, मैंने हमेशा महसूस किया है कि ये एक संतत्व उनकी गायकी में, उनके व्यक्तित्व में हमेशा देखा है। तो ये बनारस की कृपा है, क्योंकि अद्भुत शहर है वो विश्व का, ऐसा बहुत ख्यात रूप से आरंभ से ही ये स्थापित तथ्य है। जी। बनारस एक ऐसा शहर है और अति प्राचीन शहर है, विश्व का सबसे प्राचीनतम शहरों में है। काशी नाम था, उसका बाद में बनारस हुआ, फिर वाराणसी हुआ। तो वहाँ में एक तो वो शंकर का स्थान है और आध्यात्मिक स्थान है। तो वहाँ जो पेशेंस और धैर्य और श्रद्धा और विनम्रता, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको प्रकृति से जोड़ती हैं। प्रकृति जो है आपको विनम्र होना सिखाती है। कैसे? अब जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, आंधी आता है तो वो टूट जाते हैं, और जो छोटे पेड़ हैं, लचीले हैं, वो झुक जाते हैं, तो वो बड़े से बड़े आंधी को भी झेल जाते हैं। और उसमें झेलना ही नहीं है, उनका पुनर्जीवन भी हो जाता है। वो जितने धूल उल है सब साफ हो जाता है। एक घास है, लचीला है, कोई औकात नहीं है पेड़ के सामने घास का, लेकिन घास को आंधी कुछ नहीं कर पाता है, पेड़ को गिरा देता है, क्योंकि वो तन के खड़ा है। तो उसी प्रकार से अपने जीवन में जब जब भी आप तनेंगे
और सीना तानेंगे और सोचेंगे कि हमने ही सब कुछ किया है, तब तब आप टूटेंगे, गिरेंगे। और जब आपका ख्याल ऐसा होगा कि हमने कुछ नहीं किया, सब ईश्वर करवा रहा है, सब गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है, तो वो सब गुरु ही करवाता है, ईश्वर ही करवाता है। फिर बड़ी सी बड़ी आंधी आवे और आप उसको सरवाइव कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है। एक और जिज्ञासा जो मेरे मन में है कि भारत बदल रहा है, ये नारा दिया है और प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका ये दावा है और वो आपके वाराणसी, बनारस, काशी से सांसद भी हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये बदलते भारत में क्या हम अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, जिसमें शास्त्रीय गायन भी है, क्या आप अनुभव करते हैं कि हम उसको सहेजने की तरफ बढ़ रहे हैं? बुलेट ट्रेन तो है, पेरिस जैसा शहर को बनाने की बात है, स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, लेकिन हमारी जो अक्षुण्ण परंपराएं हैं उनको सहेजने की कितनी कोशिश? यही तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि स्मार्ट सिटी की बात होती है, हमारे धरोहर जो हैं उनको रखने की बात ही नहीं होती। आप देखिए, जितने भी विगत 2-2.5 वर्षों में आपने बातचीत सुना होगा या उसके पहले की भी जो सरकारें रही हैं, तो धरोहर के प्रति उनका मतलब वो कहीं से रुचि ही नहीं हुआ करता था। और आइडेंटिटी जो है हमारे संस्कृति की ही है, हमारी पहचान जो है आज विदेश में कोई किसी कारखाने की वजह से या कोई किसी इंडस्ट्री की वजह से नहीं है, हमसे ज़्यादा एडवांस इंडस्ट्रीज़ वहाँ हैं, लेकिन यहाँ की पहचान है आध्यात्मिकता में, योग में है, संगीत में है, आयुर्वेद में है। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से पारंपरिक रूप से आगे ले जा सकते हैं? ठीक है, जनसंख्या बढ़ी है, इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं, फोक म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, इसकी तरफ कोई भी रुचि नहीं किसी भी सरकार की कि इसको बढ़ावा देने के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है आर्टिस्टों के लिए। तो ये बहुत दुख होता है कि विदेशों में इन सब चीज़ों को, आर्ट को लेके इतने अवेयर हैं वहाँ के लोग, आर्ट के लिए इतने बड़े बड़े म्यूज़ियम्स बने हुए हैं। यहाँ आर्ट के नाम पे कोई ऐसा म्यूज़ियम नहीं है। भोपाल में एक लोक कला कृति के लिए उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया, उसके लिए बधाई है राज्य सरकार को। और वहाँ कुछ न कुछ क्रिएटिविटी चलता रहता है, भारत भवन में कुछ न कुछ। तो इस तरीके का क्रिएटिविटी हर शहर में, हर प्रदेश में होना चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि आपकी पहचान किस चीज़ से है। आज हमारे यहाँ इतने टेलीविज़न चैनल्स हैं, लेकिन कोई भी संस्कृति बेस्ड चैनल नहीं है। आप देखिए कि कोई भी, इतने बड़े बड़े चैनल्स आ गए हैं, खाली सीरियल्स दिखाए जा रहे हैं, फिल्म दिखाए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स दिखाए जा रहे हैं, न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं। एक संस्कृति चैनल हो। और इवन भैया ने तो बहुत अच्छी बात कही थी आज से 10 साल पहले कि एक 0.5% का रिजर्वेशन हर चैनल पे लगा, सांस्कृतिक रिजर्वेशन, आरक्षण, और वो बहुत आराम से हो सकता है। 1 घंटा ही सही, 24 घंटे में आप 20-20 मिनट का चंक बना लीजिए, 10 मिनट का चंक बना लीजिए, लेकिन हर चैनल पे हमारी संस्कृति की जानकारी दी जाए। टेलीविज़न के माध्यम से भी हम लोग बोल चुके, पत्र मीडिया की तरफ से भी बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन उस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है। इवन एक बार पिछले पूर्व प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग मिले, बहुत बड़े ग्रुप में जाके, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पंडित बिरजू महाराज जी, हरिप्रसाद जी, पंडित जसराज जी, हम सभी लोग गए और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार भी किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूर इस पर हम लोग कुछ सोचेंगे, करेंगे। ये करके उन्होंने डीडी भारती में थोड़े से प्रोग्राम्स बढ़ा दिए, इंडियन म्यूज़िक के, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के प्रोग्राम अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीडी भारती में सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर सरकार जब लाइसेंस देती है उसी समय ये लागू कर दे कि भाई 24 आवर्स में से 2 आवर्स आपको हमारे संस्कृति के लिए देना पड़ेगा, तो कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग पिछले 10-12 वर्षों से इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।
आप कोई फेस्टिवल करते हैं, उसमें करोड़ों रुपए फूंक देते हैं। किसके थ्रू होना चाहिए कॉन्सर्ट्स? सांस्कृतिक विभाग अगर कर रहा है तो उसमें कलाकारों का भी एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि वो एक आपको अच्छा डायरेक्शन दे सकें। अधिकारी वर्ग हैं, उनको आदेश हो गया कि भाई सांस्कृतिक विभाग 10 करोड़ रुपए आपको दे रहा है, सांस्कृतिक आयोजन करिए। उसमें विजनरी पर्सन भी तो होना चाहिए, जो संगीत को समझता है, जो आर्टिस्ट के भाव को समझता है। तो इस तरीके का जो एक संयोजन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो जितना पॉपुलर होना चाहिए, जहाँ तक ये पहुँचना चाहिए, नहीं पहुँच पाता है। आज फिल्म के गाने हैं, फिल्म का मीडिया इतना स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग लॉबी है कि देखिए फिल्म आने के पहले गाना को सुपर डुपर हिट कर देते हैं। माध्यम है उनके पास रिसोर्सेज हैं, खर्चा करने के पैसे हैं, तो वो वहाँ तक खींच के ले जाते हैं। लेकिन आज क्लासिकल सिंगर्स के लिए कोई वो नहीं है। आज स्टेट गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम करती है, बॉम्बे बॉलीवुड के लोग आते हैं, तो उनके लिए तो पैसा अथाह है, करोड़ों में पेमेंट हो रहा है, लाखों में पेमेंट हो रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलाकार आते हैं तो उनके लिए ज़रा असुविधा हो जाती है कि साहब इतना बड़ा बजट नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था में भी थोड़ा सोच की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। और सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और मोदी साहब आए हैं, भारतीय संस्कृति के बड़े अच्छे दूत हैं। आज पूरे विश्व में उन्होंने भारतीय संस्कृति को लेके काफ़ी कुछ किया, और हिंदी भाषी हैं, हिंदी में बोलते हैं मैक्सिमम। तो उनसे उम्मीद है कि ये बातें जो हैं उन तक जाए, ताकि वो संस्कृति के लिए कम से कम हर चैनल में एक रिजर्वेशन, सांस्कृतिक रिजर्वेशन, इवन जो हमारे यहाँ के कारपोरेट सेक्टर हैं उनसे 0.5% का एक राशि लिया जाए, और उनको कलाकारों के ऊपर, अब जैसे कलाकार हैं, इनका जब तक गला चल रहा है या जब तक हाथ चल रहा है तभी तक पूछ है, उसके बाद इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, इतना धन भी नहीं मिलता है इस क्षेत्र में कि वो बॉलीवुड की तरह अरबों रुपए जमा करके रख लें। तो उसके लिए कुछ चिंतनशील विचार होने चाहिए, उसके लिए कुछ सोचना चाहिए सांस्कृतिक मंत्रालय को। लोगों के इंश्योरेंस हो, लोगों का, अब जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनके लिए क्या है, अगर जॉब होल्डर हैं तो चलिए पेंशन मिल रहा है। हम लोग अभी तक शरीर में थोड़ा शक्ति है तो गा बजा रहे हैं। 20 साल बाद अगर हमारी स्थिति नहीं रही ऐसी गाने बजाने की, तो हमको कोई पूछने वाले भी नहीं। आपने इतना बड़ा अवार्ड से नवाजा है, सब कुछ सम्मान दिया है, लेकिन एक उसके साथ में एक इतना बड़ा टोकन भी लगा दें कि ऐसे अवार्डीज़ को, जितने भी अवार्डीज़ हैं, जिस भी फील्ड के लोग हैं, उनको एक प्रॉपर इतना एक छोटा अमाउंट का पेंशन ही सही मिलता रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे भी चर्चा होनी चाहिए सरकार के अंदर में, और उम्मीद है कि हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँचेगी और इस पे सरकार कुछ विचार करेगी। मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक चैनल से जुड़े होने के नाते मैं भी बेहिचक कह सकता हूँ कि ये सारी शून्यता न्यूज़ चैनल्स में बिल्कुल विद्यमान है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, चाहे FM स्टेशंस हों जिनमें बॉलीवुड के गानों की धूम मची रहती है, लेकिन वहाँ शायद पंडित राजन साजन मिश्र जी या उनके जैसी जो विभूतियाँ हैं, जो पद्म भूषण हैं और आगे की उपाधियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये कठिनाई हम हमेशा देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात हम प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाएं, और आपकी इस ऑडियो क्लिप के साथ, इस वीडियो क्लिप के साथ हम ये बात उनको ज़रूर, PMO को ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रतिक्रिया आती है। और ये अच्छी परंपरा है कि चाहे देश का आम हो, न्यूज़ चैनल हो या ख़ास हो, उनकी बात को सुना जाता है। और मध्य प्रदेश में भी हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनको लेकर काफ़ी उनका संवेदनशील नज़रिया है। कम से कम मध्य प्रदेश, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं, वो भी ध्यान दें। समापन करते हुए अगर आपकी दिव्य आवाज़ की स्वर लहरी न गूंजे, तो बस यही मेरा आग्रह है कि कोई ऐसा प्रिय ख्याल आपके साथ जुड़कर हमको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जो सबसे प्रिय बंदिश आपकी हो, कुछ हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना देंगे, तो ये बातचीत
महकने लगेगी, इसकी शाश्वत जो खुशबू है, महक है, वो सब तरफ पहुंच जाएगी। जी अभी जो पहले बात हो रही थी फिल्म की, जी तो सुर संगम में जिसमें हमने गाया है जी उसका एक बहुत ही प्रचलित तो पॉपुलर गाना है जी और बड़ा अर्थपूर्ण है। जी जी धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। जी तो कहने का मतलब है कि ये जो शरीर हमें मिला, ये जो कंठ मिला, इसके लिए हम धन्य भागी हैं। बिल्कुल ठीक है। चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया। तो ये एक लाइन हम लोग सुना देते हैं आपके दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया। वाह। और बहुत धन्यवाद करते हुए ये मैं बेहिचक कहूँगा कि ये धन्य भाग हमारे भी, कि दो ऐसे व्यक्तित्वों से जो शाश्वत हैं, हमेशा रहे इस धरा पर और हमेशा रहेंगे, उनसे बात करने का मौका मुझे मिला। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें भी बहुत अच्छा लगा शरद जी आपसे बात करके। जी जी, बहुत पंडित जी आपको भी बहुत धन्यवाद। ये थे पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्र। आपने कहीं महसूस किया कि कहीं मैं अटका इस पूरी बातचीत में? कहीं आपने महसूस किया? शायद मेरी तरफ से कहीं आपने महसूस किया होगा कि मैं शायद एक व्यवधान के रूप में मौजूद रहा हूं, हालांकि सूत्रधार हूं इस कार्यक्रम का। लेकिन यही वो परंपरा है जिसको सहेजने की बात पंडित जी द्वय ने की है, और कितनी महत्वपूर्ण बात की है। मतलब मैं कहूँ या हम कहूँ, हम ही ज़्यादा उपयुक्त है कि हम ग्रंथिबोध से भर गया हूँ इस बात को सुनकर कि ऐसी अमूल्य थाथी को सहेजने का कोई हमारे पास उपाय नहीं है। हम राजनीतिक बहसों को दिखाते हैं, बड़ी बड़ी भिड़ंत दिखाते हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ करते हैं, नोटबंदी पर बहस होती है, सब जरूरी है। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि ये जो वाणी जो गूंज रही है, जो स्वर अभी कुछ देर पहले आपने सुना, धन्य भाग, क्या इस परंपरा को सहेजना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है? संसद में बैठने वाले लोग और हमारे जैसे पत्रकार जो अखबार में या टीवी चैनल में काम करते हैं, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या सारी चीज़ें हमने पंडित राजन मिश्र साजन मिश्र पर छोड़ दी है कि वही रितेश, रजनीश और स्वरांश को ये जिम्मेदारी देकर जाएं और उस परंपरा को वो आगे बढ़ाएं? सोचिएगा ज़रूर, ये बड़ा मौजूद प्रश्न है। और अगर पंडित जी और इनका दिव्य संगीत और बनारस घराना, किराना घराना, पटियाला, पंजाब, ग्वालियर, जयपुर, अगर ये समाप्त हो गए तो प्रकृति से कुछ ऐसा समाप्त हो जाएगा कि उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो ये ठिठकने पर मजबूर करता है। जितना विनम्र योगदान हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन आप जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, अगली बार जब बॉलीवुड का कोई गाना सुनिएगा तो कोशिश करिएगा, नेट पर जाइए, चाहे ऑडियो सीडी पर जाइए, रेडियो पर जाइए, पंडित राजन साजन मिश्र को ज़रूर सुनिएगा और उनके जैसी परंपरा के दिव्य स्वरों को ज़रूर सुनिएगा। जीवन में भी बहुत कुछ बदलेगा, मन में भी बहुत कुछ बदलेगा और ईश्वर से एक कनेक्ट को महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद। खास मुलाकात में अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।